नमस्ते बच्चा लोग, सब ठीक ठाक, सब टनाटन है ना। लास्ट क्लास में हम लोग एनर्जी के बारे में जाने, वर्क एनर्जी के क्लास में एनर्जी के बारे में जा रहे हैं। एनर्जी क्या है, नहीं है, हाँ है, डेफिनेशंस एनर्जी का जाने हम लोग, है ना। उसके बाद फिर हम लोग वर्क, किसी बॉडी को जो एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या एनर्जी किसी बॉडी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी बॉडी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं वर्क के थ्रू। तो वर्क के बारे में जाने, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। ठीक है, आज हम लोग सर्टेन फोर्स के द्वारा जो वर्क ट्रांसफर होगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, सबसे पहले इन दोनों के द्वारा जो वर्क ट्रांसफर होगा उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। और उसके बाद वर्क के आधार पर फोर्स को दो पार्ट पे डिवाइड किया गया है, किस तरह का वर्क करता है। ठीक है, उसके आधार पर फोर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्क के बारे में डिटेल में जानेंगे और दो फोर्स के बारे में, और उसके द्वारा वर्क ट्रांसफर क्या हो, कैसे होता है, ये सब जानेंगे। ठीक है, चलिए बच्चा लोग, तो सबसे पहले हम लोग किस फोर्स पर विचार करेंगे बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में हम बताए होंगे जब फोर्स का हम वीडियो अपलोड किए थे, तो फोर्स वाले क्लास में हम बताए थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। इट इज ए फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेज और पॉइंट लाइक मासेज सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस x। जैसे एक पॉइंट मास यहाँ m1 है और एक पॉइंट मास यहाँ m2 है, दोनों के बीच r अगर डिस्टेंस हो तो इन दोनों के बीच फोर्स कितना लग जाएगा बेटा जी? कितना फोर्स लगता है, ये सब बताए थे हम। फोर्स यहाँ अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, यानी m1 के ऊपर इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, इसको इधर पुल करेगा। इसके ऊपर इसके द्वारा जो लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर है ना। जी जहाँ क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। आर इज द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल, m1 एंड m2 आर द मासेस ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, यही तो, इतना तो फोर्स लगता है दो पार्टिकल के ऊपर में। पॉइंट मासेस या पॉइंट लाइक मासेस। पॉइंट लाइक माने अर्थ को अगर एक सॉलिड स्फीयर माने तो इसके मास को हम कहाँ कंसंट्रेटेड मान सकते हैं? अर्थ के सेंटर पर, है ना। तो इतना फोर्स लगता है। अगर हम ठीक है, ये हमारा सेंटर है अर्थ का, मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है मास m, कितना डिस्टेंस पर है? ये अर्थ के सरफेस से r डिस्टेंस पर। तो सेंटर से कितना डिस्टेंस पर हो जाएगा बेटा जी? ये m है, ये m, कितना डिस्टेंस? r प्लस r हो जाएगा। तो इस पार्टिकल के ऊपर में अर्थ के द्वारा जो फोर्स लग रहा होगा उस वक्त कितना लग रहा होगा बेटा जी? Gm बाई r प्लस r का होल स्क्वायर, इतना फोर्स लग रहा होगा। अब हमको क्या करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इस पार्टिकल के ऊपर में कितना वर्क करना पड़ेगा जब इस पार्टिकल को हम इस पोजीशन r से कहीं दूर ले जाए, यानी r से मान लिया जाए कि ये r1, इसको ले लो, इस वक्त r1 पे है, इसको कहाँ लेके चले गए बेटा जी? r2 डिस्टेंस पर सरफेस से लेके चले गए। ठीक है, कितना डिस्टेंस पर लेके चले गए बेटा? r2 डिस्टेंस पर लेके चले गए, r1 से r2 पर लेके चले गए। ठीक है ना। तो देखिए यहां से अब किसी इंटरमीडिएट स्टेट पर ले मान लेते हैं कि जब पार्टिकल यहां कहीं था तो यहां से इसका डिस्टेंस क्या था बेटा जी? मान लेते हैं कि बाई था। क्या था? बाई था। तो उस वक्त फोर्स कितना लग रहा होगा? तो Gm m बटा बाई स्क्वायर, सॉरी बाई प्लस
या फिर सेंटर से ही ले लो ना इसको। आप ये बाई को कहाँ से ले लो बेटा, सेंटर से ले लो। इसका डिस्टेंस बाई था तो डायरेक्ट यहाँ बाई स्क्वायर हो जाएगा, इतना फोर्स लग रहा था। सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, बाई। अब इसको डी बाई डिस्प्लेसमेंट जब करेंगे तो स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा, जी कितना हो जाएगा, एफ डॉट डी वाई। अब देखो जब ये हमारा जो ये मास है बेटा, ये जब ऊपर जा रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये जो वर्क हो जाएगा ये माइनस एफ डी वाई हो जाएगा, क्योंकि एफ इसके ऊपर में डाउनवर्ड लग रहा है, फोर्स हर समय डाउनवर्ड है, ठीक है, और जा रहा है ऊपर, तो माइनस एफ डी वाई। एफ का वैल्यू कितना है बेटा जी एम एम, और डिवाइडेड बाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है ना, या इतना तो वर्क हुआ। अब मान लेते हैं कि इसको कहां से कहां ले गए हैं हम, R1 से R2 तक ले गए हैं, तब कितना वर्क हुआ, तो टोटल वर्क डन हम निकाल देंगे, W बराबर इंटीग्रेशन माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर क्या हो जाएगा, है ना। और ले कहां से कहां तक गए हैं, बाई का वैल्यू कहां से कहां, R प्लस R1 से R प्लस R2 तक, तो R प्लस R1 से लेकर के R प्लस R2 तक ले गए, जी एम एम और डी वाई बाई R प्लस R1 से R प्लस R2 तक ले गए हैं, ठीक है। चलिए अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा माइनस जी एम एम इंटू माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाता है, माइनस बाई माइनस 2 प्लस 1 बटा माइनस 2 प्लस 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बेटा, बाई प्लस R1 से R प्लस R2 तक, है ना। यानी हमारा वर्क जो आ गया कितना आ गया, माइनस 1 बटा बाई, यानी कि इधर जी एम एम इंटू 1 बटा बाई, और R प्लस R1 से लेकर के R प्लस R2 तक बराबर जी एम एम 1 बाई R प्लस R2 माइनस 1 बाई R प्लस R1, ये कितना हो जाएगा, जी एम एम बाई R प्लस R1 इंटू R प्लस R2, है ना, इंटू R प्लस R1 माइनस R माइनस R2 हो जाएगा, यहाँ इतना R खत्म, तो R1 माइनस R2, यानी कि वर्क डन हमारा कितना हो गया बेटा, R1 माइनस R2 बटा R स्क्वायर प्लस, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो ना, R प्लस R1 इंटू R प्लस R2। अब देखो बेटा हम यहाँ R1 क्या है, R1 एक एयर सरफेस से R1 डिस्टेंस पर में जब है, उसके बाद फिर R2 डिस्टेंस पर में हम इसको ले गए, ठीक है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको R1 को क्या कर देते हैं 0, यानी कि सरफेस से R डिस्टेंस, R2 को क्या कर देते हैं R डिस्टेंस तक ले जाने में वर्क कितना होगा, तो इस पे पुट कर दो, जी एम एम इंटू R1 क्या पुट कर दिए 0, और R2 के जगह पर लिख दिए R, अब बटा R1 क्या पुट कर दिए 0, R2 के जगह पर लिख दिए R, तो ये हो जाएगा R इंटू R प्लस R, इतना हो जाएगा, यानी कि हमारा आ गया माइनस जी एम एम और बटा यहाँ R स्क्वायर इंटू 1 प्लस R बाई R है, यहाँ पर भी R हो जाएगा, यही हमारा वर्क डन है। अब यानी कि हमारा W कितना आ गया, माइनस जी एम बटा कैपिटल R स्क्वायर इंटू एम आर बटा 1 प्लस R बाई R,
यही हमारा वर्क डन है। हाँ, इसको थोड़ा सा एक फॉर्म में और लिख सकते हैं कि Gm/r² जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है बेटा, ठीक है ना। ये जो Gm/r² है यहाँ पर ये कितने के बराबर होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको स्मॉल g कर देंगे तो हो जाएगा -mgr/1 + r/r। यहाँ पर मैं ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो स्मॉल r है इज द डिस्टेंस अबव द अर्थ सरफेस, तो इतना वर्क हमको करना पड़ेगा। अब जहां पर मैं अगर r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तब फिर r के तुलना में r को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, स्मॉल r को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वेरी नियरली क्या हो जाएगा? -mg r, वेयर r इज द डिस्टेंस अबव द अर्थ सरफेस। यानी कि वर्क जो हमारा हो गया अर्थ के सरफेस से r डिस्टेंस ऊपर ले जाने में, तो ये अर्थ के द्वारा जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा? -mg r। ये आज के बाद याद रखिएगा। इस स्मॉल r को कभी कभी क्या जनरली स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही बराबर हो जाएगा -mgh, where g is acceleration due to gravity, m is the mass of that particle, g is acceleration due to gravity, h is the height above the earth surface। यानी कि अर्थ के सरफेस से h हाइट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा, और जहां h क्या है, h या फिर ये r जो है वेरी वेरी लेस देन, किससे लेस है? ये कैपिटल R से, ठीक है। जब r स्मॉल r इज वेरी वेरी क्या लेस देन कैपिटल R, तब ये फॉर्मूला आएगा, तब ये वर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आज के बाद याद रखिएगा। अच्छा, अगर इसको h हाइट से रिलीज करेंगे तो अर्थ के द्वारा वर्क डन कितना होगा? तब mgh हो जाएगा सीधे, चूंकि फोर्स भी डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, ठीक है। ये कब है वर्क डन? जब अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहा है पार्टिकल, बाय एनी मीन, किसी भी मेथड से जा रहा होगा। तो इसमें हमारा रिजल्ट क्या आया बेटा, उसको लिख लेते हैं कि वर्क जो ट्रांसफर किया गया किसी पार्टिकल को अर्थ के द्वारा, जो वर्क ट्रांसफर हुआ उस पार्टिकल को कितने के बराबर है? अगर अर्थ के सरफेस से अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, तो वर्क ट्रांसफर अर्थ कितना कर रहा है? सो देख लीजिए, वर्क ट्रांसफर कितना हो रहा है बेटा? W इज इक्वल टू -mgr या -mgh। ठीक है। when particle is moving away from the अर्थ सरफेस, ठीक है। अगर अर्थ सरफेस के टुवार्ड्स जा रहा है और h हाइट नीचे ड्रॉप कर चुका है पार्टिकल, तब उस केस में वर्क डन mgr हो जाएगा बराबर mgh हो जाएगा। h और r सेम चीज है, h इज द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यहाँ r लिए थे इसलिए r में हम लिख रहे हैं। व्हेन ठीक है, अगर अर्थ के सरफेस के टुवार्ड्स जा रहा है h हाइट से गया तो वर्क डन इतना हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। तो इसको अभी के लिए आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसको अभी के लिए आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब स्प्रिंग फोर्स के ऊपर विचार करते हैं, उसके द्वारा वर्क ट्रांसफर कितना होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क ट्रांसफर हुआ, दूर जा रहा है तो -mgh वर्क हो रहा है, अर्थ के सरफेस के टुवार्ड्स जा रहा है तो mgh हो रहा है। कहने का मतलब है जो अर्थ है हमारा, किसी पार्टिकल ऑफ मास m के ऊपर में ऑलवेज जो इसके द्वारा फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टेड है किधर? सेंटर के टुवार्ड्स। किधर डायरेक्टेड है? एक डायरेक्शन है सेंटर के टुवार्ड्स, ठीक। तो दूर जाएगा तो नेगेटिव वर्क, नजदीक आएगा तो पॉजिटिव वर्क करेगा अर्थ, ठीक है। अब चलो, अब जरा स्प्रिंग फोर्स के द्वारा क्या वर्क होता है, इसको, ये दोनों रिजल्ट को जरा याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग स्प्रिंग फोर्स की तरफ। स्प्रिंग फोर्स के बारे में भी हम बताए थे जब फोर्स पढ़ाए थे। तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम क्या बताए थे?
कि व्हेन ए मेटल वायर इज coiled, metal wire is coiled, then that coil is called a spring। जैसे ये देखिए मेटल वायर है, इसको coiled कर दिया, इसको क्या हम बोलेंगे बेटा? स्प्रिंग बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? स्प्रिंग बोलेंगे। अगर स्प्रिंग के एक एंड को हम फिक्स कर दें बेटा जी, और दूसरे एंड के ऊपर में फोर्स F लगाएं, तो स्प्रिंग जो होता है, जो फोर्स इसके ऊपर में लग रहा है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएगा। कहने का अर्थ है कि स्प्रिंग फोर्स भी एक फिक्स्ड डायरेक्शन में होता है, और वो डायरेक्शन है इसका किधर? एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि अब इसको हम खींच रहे हैं, एफ फोर्स लगा करके इसको इधर खींच रहे हैं, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग जाएगा? इस डायरेक्शन में लग जाएगा, इसके अपोजिट। अगर हम लोग इसको इसमें मान लिया ये रिलैक्स्ड लेंथ है, यहाँ पर जब इसको ऐसा ही रख देते हैं इस स्प्रिंग को, तो इसका पोजीशन यहाँ है, इसका एंड एक, तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलैक्स्ड या फिर नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का। तो नेचुरल लेंथ से अगर इलोंगेट करेंगे तो फोर्स किधर डायरेक्ट लगेगा? यही इसको रिलैक्स्ड या नेचुरल लेंथ के टुवार्ड्स लगेगा। इसको मीन पोजीशन भी बोलते हैं, मीन पोजीशन के टुवार्ड्स लगेगा। ठीक है, अगर इसको कंप्रेस करते हैं तब फिर फोर्स इधर लगेगा। ऑलवेज डायरेक्टेड किधर है ये फोर्स? मीन पोजीशन के टुवार्ड्स, है ना। और F बराबर जो स्प्रिंग फोर्स लगता है, अगर इलोंगेशन उसमें x हो तो माइनस kx के बराबर लग जाता है स्प्रिंग फोर्स। कैसे? क्योंकि F इधर लगा रहे हैं भैया, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, इधर तो फिक्स है, मान लेते हैं कि स्प्रिंग फोर्स कितना लगा? S, तो Fs, और Fs किधर है? अब किधर भी है नहीं पता, लेकिन F के बारे में तो पता है कि राइट वार्ड है बराबर 0, यानी कि Fs बराबर माइनस F। ये अगर राइट वार्ड है तो ये लेफ्ट वार्ड लग जाएगा। और पाया गया कि स्प्रिंग फोर्स जो लगता है वो स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? X, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। जितना इलोंगेशन होगा इसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही बढ़ेगा। डायरेक्शन तो इस तरफ है, यानी कि Fs का जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा X। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड अ स्प्रिंग कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड अ स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब स्प्रिंग कांस्टेंट का अगर डेफिनेशन देना चाहे तो K इज इक्वल टू F बाई एक्स। एक्स का वैल्यू अगर 1 मीटर, यानी कि किसी स्प्रिंग को 1 मीटर से इलोंगेट या कंप्रेस करने के लिए, उसके मीन पोजीशन से, उसके नेचुरल लेंथ से 1 मीटर से इलोंगेट करने के लिए या 1 मीटर से कंप्रेस करने के लिए जितना फोर्स का जरूरत पड़ता है, उसी को उस स्प्रिंग का क्या बोलेंगे बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये सब हम फोर्स वाला टॉपिक में पढ़ाए थे, अभी हम इसको समराइज कर दिया हल्का फुल्का। ठीक है, तो K क्या हो गया? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और Fs बराबर क्या होता है? माइनस kx। बस ये इक्वेशंस को अब दिमाग में रखना है। ठीक है ना, अब चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है वर्क ट्रांसफर बाय द स्प्रिंग फोर्स। आइए, चलिए, ये एक ब्लॉक है, इसका मास क्या है बेटा? m है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? k। अभी जो ये ब्लॉक है रिलैक्स्ड, मतलब सॉरी, अभी जो यह स्प्रिंग है रिलैक्स्ड स्टेट में है। स्प्रिंग का जो लेंथ है वो नेचुरल लेंथ है इसका। ठीक है ना, अभी इसका क्या है बेटा जी? नेचुरल लेंथ है। और ये ब्लॉक अभी रेस्ट में है। ये जो सरफेस हमारा है ये कैसा है? स्मूथ है। ठीक, वेरी गुड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस ब्लॉक को स्लोली, वेरी स्लोली इस डायरेक्शन में हम इसको मूव करा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, F, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। किसके ऊपर में? इस ब्लॉक के ऊपर में लगाना पड़ेगा ना।
अब जैसे ही हम लोग इसके ऊपर फोर्स लगाए तो इसके ऊपर जैसे ही हल्का सा भी इलोंगेशन, मान लिया थोड़ा सा भी इलोंगेट हुआ स्प्रिंग, तो स्प्रिंग इसके ऊपर में किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में, है ना। डिस्प्लेसमेंट इस ब्लॉक का किधर हो रहा है? राइट वर्ड। फोर्स स्प्रिंग के द्वारा किधर लग रहा है? लेफ्ट वर्ड। बात समझ में आ रही ना। तो यहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, वो तो हम कैलकुलेट करेंगे बाद में, पहले ये सोचते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन कितना होगा। तो अगर हम इस ब्लॉक को स्लोली मूव कराएं, और ये हमारा क्या है? रिलैक्स्ड स्टेट, या फिर क्या कहें, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से मान लेते हैं बेटा हम इसको लेके कहां चले गए? इस ब्लॉक को यहां लेके चले गए। कहां? यहां लेके चले गए। और ये जो हमारा स्प्रिंग है कुछ इस तरह का शेप अब ले लिया है, जो कि इलोंगेटेड है, पूरा इस तरह का शेप ले लिया है। ठीक है। नेचुरल लेंथ इस स्प्रिंग का मान लेते हैं कि एल है। ये हमारा नेचुरल लेंथ है बेटा जी, है ना। ये यहीं तक होगा, सॉरी यहीं तक होगा, ये नेचुरल लेंथ है। इससे हम इसको इतना इलोंगेट कर दिया, स्प्रिंग को एक्स यूनिट से इलोंगेट कर दिया। और किया क्या है? स्लोली। कहने का अर्थ है यहां पर अगर भी नियरली, वेरी नियरली जीरो है, तो यहां पर भी वेरी नियरली क्या है? स्लोली हम किया। यानी कहने का मतलब एफ एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं एग्जैक्टली एवरी टाइम इक्वल है किसके? स्प्रिंग फोर्स के बराबर है मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन में तो दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। तो सबसे पहले अगर हमको किसी इंटरमीडिएट स्टेट में, ठीक है, किसी इंटरमीडिएट स्टेट में अगर इसका डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ऑफ दिस ब्लॉक फ्रॉम द मीन पोजीशन, अगर मान लिया जाए कि ये फाइनली ये मान लेते हैं एक्स नोट पर है, इसको ऐसा मान लो ना, एक्स नोट पर है, ठीक है, एक्स है इंटरमीडिएट स्टेट, तो फोर्स उस वक्त स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा? माइनस के एक्स। किस डायरेक्शन? इस डायरेक्शन, है ना। एक्चुअल में हम मैग्नीट्यूड में अगर इंटरेस्टेड हैं तो एफ एस का मैग्नीट्यूड कितना होगा? के एक्स के बराबर होगा। डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है? इधर जा रहा है। अगर वहां से फिर dx डिस्प्लेसमेंट हम करें उस पोजीशन से, इंटरमीडिएट स्टेट मान लिया यहां कहीं है, और वहां से इसका इलोंगेशन जो है स्प्रिंग का x है, स्मॉल x, और वहां से फिर dx आगे हम ब्लॉक को बढ़ाते हैं, तो वर्क कितना हो जाएगा? स्मॉल वर्क बाय द स्प्रिंग kx इंटू डी एक्स। चूंकि डिस्प्लेसमेंट आगे है, फोर्स पीछे है, तो माइनस के एक्स डी एक्स कर देंगे, नेगेटिव वर्क हो जाएगा। ठीक है। अब इसको कहां से कहां ले गए हैं बउआ? जीरो से। रिलैक्स्ड स्टेट में ये जो इलोंगेशन है स्प्रिंग का वो क्या था? पहले जीरो। जीरो से कितना इलोंगेट कर दिए? एक्स नॉट। हमारा टोटल वर्क डन इन इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम जीरो टू एक्स नॉट कितना हो जाएगा? माइनस के एक्स डी एक्स बराबर माइनस के और इंटू एक्स स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा ये तो। और जीरो से एक्स नॉट बराबर माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। किसके द्वारा वर्क फॉरवर्ड? स्प्रिंग के द्वारा। अब इस नॉट को हटा दो और सीधा x क्या है? इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो जाता है? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। या तो इसको कंप्रेस कीजिए मीन पोजीशन से, या तो इसको कंप्रेस कीजिए या फिर इसको इलोंगेट कीजिए। वर्क डन ऑलवेज क्या होगा बेटा? इतना होगा, माइनस हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज द इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। इस वर्क को भी अब आप लोग, स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड, अगर इधर कंप्रेस करते हैं तो इधर फोर्स लगता है स्प्रिंग के द्वारा, इलोंगेट कर रहे हैं तो इधर फोर्स लगेगा, यहां ला करके और छोड़ दिए फोर्स इधर लगेगा। और इस केस में इसके द्वारा वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहां लाए इसको रिलीज कर दिया, ठीक है, तो यहां से यहां तक लाएगा, यहां रुकेगा नहीं, ऑल्दो इधर जाने लगेगा, लेकिन यहां से यहां तक लाने में फिर वर्क डन क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा वो वर्क डन बाय स्प्रिंग उस केस में। यहां भी कंप्रेस करके छोड़ दिए तो स्प्रिंग के द्वारा यहां से यहां तक लाने में वर्क डन पॉजिटिव होगा। एज पर डेफिनेशन ये सब आप समझ सकते हैं। यहां क्या है? स्प्रिंग को एक्स इलोंगेट करने में जो वर्क कितना करना पड़ेगा?
माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन हो गया। हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हुआ था बेटा? माइनस mgr या फिर माइनस mg h, जहां r या h क्या है? ये अर्थ के सरफेस से हाइट। तो ये हमारा वर्क डन बाय स्प्रिंग, ये हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। इतना जब आप समझ लिए तो अब एक कदम और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दोनों को एक एक करके लेंगे। एक तरफ स्प्रिंग फोर्स लेंगे, दूसरी तरफ हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को लेंगे। चलिए, इनिशियली ये अर्थ है, ये हमारा पार्टिकल है। पार्टिकल को हम क्या किया, कहां तक ले गया बेटा? ये मान लिया पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, एच हाइट तक ले गए। तो वर्क इस अर्थ के द्वारा कितना हो जाएगा इस केस में? फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा? इधर से इधर गया है तो माइनस mg h। फिर यह पार्टिकल इस पोजीशन से फिर कहां चला गया? वही अर्थ के सरफेस पे चला गया। तो दूसरे केस में वर्क डन कितना है बेटा जी? mgh। अगर एक राउंड ट्रिप, मतलब ये यहां से ए से बी तक गया और फिर बी से ए तक आया, इस राउंड ट्रिप में वर्क डन टोटल कितना हो जाएगा इस केस में? वो देखो, माइनस mgh प्लस mgh बराबर 0। ये तो ठीक है, बस स्प्रिंग के ऊपर विचार करते हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग इन वन राउंड ट्रिप। मान लेते हैं कि ये यहां तक आया, ये इलोंगेशन स्प्रिंग का कितना हुआ बेटा? x। तो पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जाने में स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन क्या हुआ? w ए से बी तक जाने में वर्क डन माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। और वही फिर बी से ए तक जाने में कितना वर्क हुआ इसके द्वारा? स्प्रिंग के द्वारा ही। तो w b टू ए, यहाँ a टू b, यहाँ b टू ए बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। क्योंकि इस केस में फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो वर्क डन पॉजिटिव हो गया। एक राउंड ट्रिप में ए से बी तक गया, बी से ए तक गया, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया जरा वो देखते हैं। तो w a टू b प्लस w b टू ए बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर 0। ऑब्वियसली यानी कि वर्क डन टोटल कितना हो गया? माइनस mgh प्लस mgh, यहां भी 0 आ रहा है और यहां भी 0 आ रहा है वन राउंड ट्रिप में। यहां भी इसी तरह से लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, कि a टू b और w
B2A mgh, A to B माइनस mgh, B2A mgh। यहाँ पर एक कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं एज पर वर्क ट्रांसफर बाई ग्रेविटेशनल फोर्स एंड बाई स्प्रिंग फोर्स, कि एक राउंड ट्रिप में किसी पार्टिकल के ऊपर जो वर्क किया जा रहा है इसके द्वारा वो क्या हो रहा है, 0। तो वैसा फोर्स, ध्यान से सुनिएगा, वैसा फोर्स जिसके द्वारा वन राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या हो जाए, 0 हो जाए, वैसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान से सुनिएगा, एक राउंड ट्रिप में अगर किसी फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वैसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स का एक और नेचर होता है कि उसके द्वारा जो वर्क डन होता है, वर्क जो वो करता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। जरा इसको भी समझ लेते हैं कैसे पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो चलिए, ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। ये हमारा अर्थ सरफेस है, मान लेते हैं कि ए से बी तक किसी पार्टिकल को हमने ले जाना है, इसको यहां से यहां तक लाए सीधे। एक हम ये वाला पाथ फॉलो किए, ए से बी तक ले गए, एक ऐसा पाथ फॉलो किए, ए से बी तक ले गए। ठीक है, एक है पाथ ये, एक पाथ ये और एक पाथ ये। ठीक है, ये इसके द्वारा जो फील्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, एक कैसा फील्ड है बेटा, अभी बताए ना, राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या हो रहा है, 0 है ना। राउंड ट्रिप में, वन राउंड ट्रिप में इसके द्वारा वर्क डन क्या हो रहा है, 0। तो ये कैसा फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो एक प्रॉपर्टीज ये भी होता है कंजर्वेटिव फील्ड का, वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे ए से बी तक ले गए तो आप पाथ कोई भी फॉलो कीजिए कंजर्वेटिव फील्ड में, कंजर्वेटिव फोर्स के केस में, लेकिन वर्क डन हर पाथ के द्वारा, यहां पर W1 बराबर W2 बराबर W3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहिए कि कैसे हो गया। तो अब भी हम डेफिनेशंस जो दिए कि वन राउंड ट्रिप में वर्क डन अगर 0 हो तो वैसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये केस में तो हम इसके द्वारा वर्क डन को 0 प्रूफ कर चुके हैं। अब मान लेते हैं कि W1 है ना और W3, इसके द्वारा वर्क डन कितना हुआ बेटा, W1 लिख दिया प्लस W3। अब बराबर क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, यानी कि W3 बराबर माइनस W1। यानी दोनों तरफ अगर मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क हुआ वही वर्क तो यहां से यहां तक ले जाने में या यहां से यहां तक ले जाने में वर्क होगा। यानी कि ऑब्वियसली, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। चलिए, ए से बी तक जाना है, एक पाथ हमारा ये है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है। मान के चलते हैं कि तीनों पाथ के द्वारा वर्क डन जो है वो अलग अलग है, मान लेते हैं ऐसा। अभी जो हम डेफिनेशंस दिए कि वन राउंड ट्रिप में, तो ये वाला राउंड ट्रिप लेते हैं, यहां से यहां पहले गए, W2 बराबर W, ए से बी तक जाने में वर्क, W2 क्या है, ए से बी तक जाने में वर्क, और W1 क्या है, W1 ये पाथ बराबर ये भी क्या है, ए से बी तक जाने में वर्क, है ना। और W अब बी से ए तक जाने में वर्क, तो इसको आप W-2 ले लीजिए समझने के लिए कि बी से ए तक जा रहे हैं। तो ये क्या है हमारा WB2 ए हो गया। इसी तरह से W-1 बराबर WB2 का वर्क। अब जरा सा देखते हैं कि वन राउंड ट्रिप में पाथ 1 को लेते हैं और पाथ 2 को लेते हैं, या इसको ले लिए या इसको ले लिए। अगर W2 हम लेते हैं, ए से बी तक जाने में वर्क, W2 ए से बी तक जाने में वर्क प्लस बी से ए तक आने में वर्क, कोई भी एक ठो ले लीजिए बी से ए तक, ये ले लीजिए W-1 प्लस W-1, तो बी से ए तक जाने में वर्क बराबर WA to B प्लस WB2
ए। अब ये जो वन राउंड ट्रिप में ए से बी और बी से ए तक जाने में ये तो हमारा जीरो होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है। यानी कि हम यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि W2 बराबर माइनस W माइनस 1, यानी कि जो वर्क डन होगा ए से बी तक जाने में, ठीक है, ए से बी तक जाने में, बी से ए तक जाने में, और W2 क्या है? ए से बी तक जाने में इस पाथ के द्वारा वर्क डन, और W माइनस 1 क्या है? तो बी से ए तक जाने में वर्क डन। दोनों क्या है? बराबर है। अगर दोनों का हम मैग्नीट्यूड लेंगे दोनों तरफ से तो W1 बराबर क्या हो गया? W2। यानी कि यहां से यहां तक जाने में या यहां से यहां तक जाने में वर्क क्या हमारा हो जाएगा बेटा? बराबर हो जाएगा। यानी कि कंजर्वेटिव फील्ड का एक नेचर और भी है, और वो नेचर क्या है? क्या है नेचर? कि वो उसके द्वारा जो वर्क होता है वो क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या हुआ बेटा जी? अगर किसी फोर्स के द्वारा एक राउंड ट्रिप में नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो वैसे फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। अगर एक राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो नहीं हो तो वैसे फोर्स को हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी वर्क के आधार पर फोर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स हो गया? एज पर अभी एक्सप्लेनेशन कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स हो गया बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स हुआ? कंजर्वेटिव फोर्स है। उसके बाद फिर मैग्नेटिक फोर्स कैसा फोर्स हो गया बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में एक चीज और हम लोग देखें कि इसके द्वारा जो वर्क डन होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है। कि मान लिया जाए कि कोई पार्टिकल यहाँ ए है और ये पॉइंट बी है, इस पार्टिकल को ए से बी तक ले जाया गया है, ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है। और ये हमको बता दिया गया है बेटा कि ये जो फोर्स जो इसके ऊपर में लग रहा है एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है बेटा? फोर्स जो लग रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो उस फोर्स के द्वारा वर्क डन जो होगा ए से बी तक जाने में किस पाथ में ज्यादा होगा? 1, 2 या 3। तो अभी अभी हम बताए कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन जो होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो वर्क डन जो 2 के लिए होगा वही 1 के लिए होगा, वही 3 के लिए होगा। तो यहाँ पर हम लोग टनाटन लिख सकते हैं W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू, ये 2003 के पीटी में ये इस तरह का एक सवाल आया हुआ था, एकदम सिंपल था, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के ऊपर में था। ठीक, तो इसको आपसे दिमाग में रखना है कि वर्क के आधार पर फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहेंगे? जिसके द्वारा वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि एक राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या हो जाए? जीरो हो जाए, वैसे फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब जरा सा एक कदम और आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स को लेके एक मोर स्ट्रांग कंसेप्ट डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है समझते जाइएगा। जरा सा पहले एक बार समराइज कर देते हैं कि न्यूटन्स लॉ में बेटा हम लोग क्या पढ़े? फोर्स के मदद से किसी पार्टिकल का हम लोग स्पीड, वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वगैरह ये सब कैलकुलेट कर रहे थे। किसकी मदद से? फोर्स की मदद से। एक्सेलरेशन निकाल लेते थे। एक्सेलरेशन में dv/dt बराबर क्या हो जाता था? वो a हो जाता था। a अगर कांस्टेंट है तो v निकाल दिया, x निकाल दिया, वगैरह वगैरह हम लोग। लेकिन वहाँ जो सेंट्रल आइडिया जो हमारे बीच था, मतलब प्रॉब्लम सोल्व करते वक्त, वो क्या था? वहाँ फोर्स था बेटा। हम लोग सबसे पहले क्या निकालते थे बेटा? फोर्स। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दिया हुआ, एक नहीं 2 ब्लॉक है, 10 ब्लॉक है, 20 ब्लॉक है, बहुत सारा पुल्ली है, बहुत सारा स्ट्रिंग है, तो हम लोग पहले एक सिस्टम डिसाइड करते थे। वो सब बताए हैं, तीनों पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, उसमें सब चीज हम डिसाइड क्लियरली बताए हैं। तो वहां हमारा सेंट्रल आइडिया क्या था? वेलोसिटी या स्पीड या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह कैलकुलेट करने के लिए फोर्स था आइडिया हमारा, था ना। यहां हमारा सेंट्रल आइडिया क्या है इस केस में? वर्क पावर एनर्जी वाला में एनर्जी है सेंट्रल आइडिया। वहां हम फोर्स कंसीडर करते थे, यहां फोर्स के द्वारा भी, फोर्स
के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, वर्क ट्रांसफर करते हैं, है ना। फोर्स वहां पर में क्या होता था, फोर्स अगर एक्सटर्नल हमारा सिस्टम कोई एक डिसाइड कर लिए, इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अगर F लग रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते थे। यहाँ पर में तो वैसा है नहीं, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हम लोग यहाँ वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटरनल फोर्सेस के द्वारा वर्क कैलकुलेट करते हैं, कुछ रिलेशन निकाल रहे हैं और कुछ डिफाइन कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे वहां वेलोसिटी क्या है, डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन क्या है, एक डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन ये क्या है, फंडामेंटल कंसेप्ट है, ये कोई डिफाइंड क्वांटिटी नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स तो लगाते ही रहे, बचपन पैदा लिए हैं, फोर्स से लगाइए रहे, पूरा ब्रह्मांड फोर्स पर चलिए रहा। तो ये एक फिजिक्स का फंडामेंटल कंसेप्ट है, क्या इसको कहें अब, ठीक है। लेकिन रिलेशन इसका हम किसके साथ लगा रहे थे, एक्सेलरेशन जो डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी उसके साथ। उसी तरह से यहां पर भी हमारा फोर्स तो है ही है, लेकिन फोर्स को हम लोग पहले किस चीज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। जैसे कि फोर्स दो तरह का पार्ट बांट दिए हम लोग, फोर्स को बता दिए कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव के एनर्जी के आधार पर अब हम लोग डिवाइड कर दिए कि नॉन कंजर्वेटिव जिसका एक राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं हो, कंजर्वेटिव जिसका एक राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 हो। फोर्स की मदद से हम लोग वर्क ट्रांसफर कर सकते हैं, वर्क जैसे ही ट्रांसफर किए, वर्क डिफाइन किए हम लोग, और वर्क ट्रांसफर किए तो उसका एनर्जी हम लोग चेंज कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकता है, काइनेटिक एनर्जी घट सकता है, ठीक है। तो यहाँ आइडिया तो फोर्स है, लेकिन हमारा सेंट्रल आइडिया जो है एनर्जी है। यहाँ एनर्जी मेथड से हम लोग मोशन को एनालाइज भी करेंगे, सोल्व भी करेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे, या स्पीड भी निकालेंगे, वेलोसिटी भी निकालेंगे। एक्सेलरेशन को छोड़ के, यहाँ एक्सेलरेशन नहीं निकलेगा, वैसे कभी कभी एक्सेलरेशन भी निकल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारा सेंट्रल आइडिया क्या है, एनर्जी। तो अब हम कुछ और डिफाइन करने जा रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बस मोशन का ही स्टडी कर रहे हैं। वहां न्यूटन्स लॉ से हम स्टडी कर रहे थे बेटा, यहां हम एनर्जी मेथड से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमारा आइडिया रहेगा कि हर चीज को हम किस चीज से डील करें, एनर्जी से डील किया। वहां हम लोग किस चीज से डील करते थे बेटा, फोर्स से डील करते थे, ठीक है। चलिए एक और चीज हम डिफाइन करते हैं कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। कंजर्वेटिव फील्ड का एक आइडिया तो जान गए कि एक राउंड ट्रिप में उसके द्वारा वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, या फिर उसके द्वारा जो वर्क डन होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है। दोनों में से कोई एक बात बोलिए। अब कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एक और चीज हम डिफाइन करने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जब भी आए बेटा, तो वो डिफाइन किया गया है सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ठीक है। तो अभी तक हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स 2 के बारे में अभी अध्ययन किए, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और एक स्प्रिंग फोर्स है। तो दोनों के लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और एक्चुअल में अगर हमसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए कि जनरलाइज डेफिनेशन क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का, है ना। सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो जो भी डेफिनेशन हम देंगे वो किस फोर्स के लिए वैलिड होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड नहीं होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड होगा। और डेफिनेशंस क्या है, जैसे काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशंस दिए थे, एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए बॉडी और पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। हमारा क्या हो जाता था, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इतने के बराबर, रोटेशनल के हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। उस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होगा, the energy associated with a particle or a body due to its position in a space or due to its configuration in a space is called potential energy। अब आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, क्या पोजीशन क्या कन्फिगरेशंस। तो दिमाग में पहले ये आइडिया रखिए कि हम जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी बोले तो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ही हम ये डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। किसके लिए, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। हेलो बच्चा लोग, क्या कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी समझा रहे थे, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन हम क्या दिए, एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए बॉडी और पार्टिकल ड्यू टू इट्स पोजीशन और कन्फिगरेशन इन स्पेस।
जैसे यहाँ हम दो एग्जाम्पल लिए हैं बेटा, और पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन किया गया है? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। यहाँ देखो ये अर्थ है, ये एक मास है, यहाँ एक स्प्रिंग है और एक मास उससे अटैच्ड है। ये सरफेस जो है ये स्मूथ है बेटा, ये क्या है? स्मूथ है। ये सरफेस क्या है? सबसे पहले इस सिचुएशन को कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब ये पार्टिकल पहले इस सरफेस पर था, ये अर्थ के कहाँ था? सरफेस पर था। सरफेस से हम इसको h हाइट तक ले गए। किधर ले गए बेटा? h हाइट तक ले गए। अब कंफ्यूज मत करिएगा, इधर h हाइट कहाँ हुआ सर? ये अर्थ है और ये एक मास है, हमारा यही सिस्टम है दोनों। याद कीजिए सिस्टम हम डिफाइन किए थे जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट में हम सिस्टम डिफाइन किए थे, किसको सिस्टम लेना है, कैसे लेना है, सब किए हैं। तीनों लॉज में इसका हम कंटिन्यूअस एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे, तो वो सब वीडियो देख लीजिएगा। ये हमारा सिस्टम है। सिस्टम में कौन है? ये अर्थ है और ये मास m है, ठीक। तो देखो इन दोनों का जो कन्फिग्रेशन है, पहले ये मास कहाँ था? ये अर्थ के सरफेस पर था। फिर ये मास कहाँ चला गया? h डिस्टेंस पर है सरफेस से। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी तो डेफिनेटली चेंज किया होगा, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या किए? कंजर्वेटिव फोर्स जब किसी बॉडी पर लग रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ड्यू टू इट्स पोजीशन और कन्फिग्रेशन इन स्पेस। कन्फिग्रेशन इसका चेंज किया, पहले ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में था, फिर h हाइट पे चला गया, ये मास में चेंज किया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हुआ होगा डेफिनेटली। यहाँ भी देखिए अभी ये रिलैक्स्ड स्टेट में है, ये जो ब्लॉक है इस स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, रिलैक्स्ड स्टेट में है, ये मीन पोजीशन या रिलैक्स्ड स्टेट। फिर इसको हम इलोंगेट किया, स्प्रिंग को क्या किए? खींच के यहाँ ले गए, ब्लॉक को यहाँ ले गए, है ना। इसका भी पोजीशन चेंज किया है ये मीन पोजीशन से, तो इसका भी पोजीशन चेंज किया, यानी कि डेफिनेटली इसका भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ होगा? चेंज हुआ होगा। डेफिनेटली इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ होगा। तो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी का जो हम डेफिनेशंस दिए वो तो हो गया एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए बॉडी और पार्टिकल ड्यू टू इट्स पोजीशन और कन्फिगरेशन इन स्पेस, बट एक्चुअल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। और याद रखिएगा अभी जो हम डेफिनेशंस देने जा रहे हैं फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फील्ड। अब ये इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड जो कहिए, ये क्या वर्क डन हुआ था? अभी थोड़ी देर पहले हम इसका वर्क डन निकाले थे, कितना आया था? इसको इस सरफेस से यहां तक ले जाने में वर्क कितना आया था बेटा? -mgh। और इसके लिए वर्क डन कितना आया था बेटा? -हाफ के x²। दोनों के लिए निकाले थे कुछ देर पहले, ठीक है, डेराइव किए थे हम। अब ये वर्क जो हुआ इस अर्थ के द्वारा इस पार्टिकल पर हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स जो ये लगा रहा था इस ब्लॉक पर इस स्प्रिंग के द्वारा हुआ। हम क्या बोल रहा है? ये कैसा फोर्स है? अगर ये ब्लॉक और ये स्प्रिंग हम सिस्टम ले लें अपना बेटा, ये ब्लॉक और ये स्प्रिंग सिस्टम ले लें, बाकी सब तो एक्सटर्नल एजेंट हो गया। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्स इन दोनों के लिए क्या है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये और इन दोनों के लिए इंटरनल फोर्स क्या है? ये स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ इसके ऊपर में? इस केस में कितना वर्क हुआ? -mgh। और इस केस में कितना वर्क हुआ? -हाफ के x²। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना होगा? एज पर डेफिनेशन जो हम दिए, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल, यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स लिख देना। क्योंकि कंजर्वेटिव हम नहीं लिखते हैं, सीधे बोल देते हैं वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। तो इंप्लॉयड मीनिंग है कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा ही, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन किया गया है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं किया गया है। तो अगर हम सिर्फ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस लिख रहे हैं तो इससे इंप्लॉयड मीनिंग ये है कि फोर्स कैसा है बेटा? कंजर्वेटिव है। चलिए, तो यहां क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स कितना है? -mgh बराबर कितना आ गया बेटा? mgh। यहां पर भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? माइनस, तो यहां हाफ के x²। दोनों ही केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहां mgh हो गया और यहां हाफ के x² हो गया। अब क्या कर रहे हैं यहां पर हम? uf - ui बराबर mgh।
यहां पर भी uf माइनस यू आई बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, यहां एच इज द हाइट अबव द अर्थ सरफेस। ये इक्वेशन कब आया था वर्क का? जब ये जो एच है वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर यानी कि थी अर्थ, यस अर्थ का रेडियस। अब अगर हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जब ये पार्टिकल अर्थ के सरफेस पर है उस वक्त अगर हम ये मान लें कि पोटेंशियल एनर्जी दोनों सिस्टम का क्या है बेटा, जीरो है, तो हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या आ जाएगा बेटा, mgh। यहां पर भी अगर हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब यह मीन पोजीशन पर है ब्लॉक, तब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को इसका जीरो मान लें तो इसका भी यूएफ बराबर क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी कि अभी कह सकते हैं कि अर्थ के सरफेस पर अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, रेफरेंस पोजीशन फॉर पोटेंशियल, रेफरेंस पॉइंट फॉर पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो कहां माने, अर्थ के सरफेस पर, एट हाइट h पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh, या uf को अब हम हटा देते हैं, u इज इक्वल टू mgh। कैसे कैसे आया है ध्यान में रखिएगा, यहां पर भी f को हटा दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर x इज द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो आज के बाद ये पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये किसी पार्टिकल का, अर्थ और पार्टिकल का अगर सिस्टम हम लें, यहाँ ब्लॉक और स्प्रिंग का अगर सिस्टम लें, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा इस केस में हाफ के एक्स स्क्वायर, और इस केस में जो स्टोर्ड होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आवर सिस्टम, कंसीडर्ड सिस्टम, mgh हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के केस में, पोटेंशियल एनर्जी के केस में आपको एक अपना सिस्टम डिफाइन पहले करना होगा, ठीक है, ये याद रखिए और ये अब याद रखिए, ठीक है। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। अगर रेफरेंस पोजीशन फॉर अर्थ अगर कुछ दूसरा पोजीशन ले लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी है तो अर्थ सरफेस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये सब याद रखिएगा बेटा। लेकिन चेंज जो होगा, डेल्टा यू जो होगा वो ऑलवेज यही होगा, mgh। h जहां क्या है, दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। चलिए अब जरा स्प्रिंग के ऊपर कुछ और विचार कर लेते हैं, क्योंकि आगे अब स्प्रिंग के बारे में तो कहीं पढ़ेंगे नहीं, इसी में विचार कर लेते हैं टनाटन जरा सा स्प्रिंग फोर्स के ऊपर, स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर, ठीक है। कभी कभी सवाल में आ जाएगा बेटा जी कि एक नहीं दो स्प्रिंग, ये दो तीन और यहां पर में वो ब्लॉक हमारा एम मास का, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K3 है। तो अगर इस तरह से क्या हो, कनेक्टेड हो एक से अधिक स्प्रिंग, तो इस तरह के कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सीरीज कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग। इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब चूंकि सबका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, तो इलोंगेशन भी सबका क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा ना। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट सबका बेटा अलग अलग है, चलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, कब कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ये तो देख करके ऐसे लग रहा है सीरीज। देखिए इसके स्प्रिंग के केस में हम मान करके चलते हैं कि मास ऑफ स्प्रिंग क्या है, जीरो है, और स्प्रिंग जो है सो कि क्या फॉलो करता है, हुक्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो इस स्प्रिंग के ऊपर विचार करते हैं, इस स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है। अगर हम इस ब्लॉक के ऊपर राइट साइड फोर्स F लगाएं, क्या लगाएं बेटा, राइट साइड फोर्स क्या लगा दें, F लगा दें इस ब्लॉक के ऊपर, और मान लेते हैं कि इसका इलोंगेशन स्प्रिंग का, इसका x1 हो गया, इसका x2 हो गया और इसका x3 हो गया। तो इस स्प्रिंग को अगर हम विचार करें इस स्प्रिंग के ऊपर, तो इसके ऊपर में फोर्स कितना लग रहा है इस डायरेक्शन में बेटा, K3 x3 बराबर राइट साइड में कितना फोर्स लग रहा है, F लग रहा है ना। ये क्या है हमारा स्प्रिंग फोर्स, इस स्प्रिंग के लिए Fs3 कह दीजिए इसको,
बराबर K3X3 किस डायरेक्शन में, अगर इसका इस ढंग से देखिए ना, इसका BD अगर खींचेंगे तो इधर लग रहा है F, इधर लग रहा होगा FS। अगर इसमें X3 हुआ इलोंगेशन तो F बराबर क्या हो जाएगा FS, और बराबर क्या हो जाएगा K3X3। इसी तरीके से अगर इसके ऊपर में विचार करें, अब इस पॉइंट पर में करें, है ना, इस पॉइंट पर में अगर करें इस सेकेंड स्प्रिंग के लिए, है ना, तो चूंकि इस पॉइंट पर में इस स्प्रिंग के ऊपर में, इस स्प्रिंग के ऊपर में इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है Fs, तो इस डायरेक्शन में भी कितना फोर्स लगेगा एज पर न्यूटन थर्ड लॉ, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, यही Fs लगेगा, है ना। और इस स्प्रिंग मान लिया इसमें इलोंगेशन हमारा x2 हुआ है, तो इसके द्वारा इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा Fs2, और Fs2 बराबर क्या हो जाएगा इस Fs3 के बराबर हो जाएगी, Fs3 लग रहा होगा ना इस पॉइंट पर अगर करेंगे विचार, ये पॉइंट पर इसके ऊपर में इस डायरेक्शन में Fs3, इस डायरेक्शन में Fs2। अब देखो Fs3 बराबर Fs2, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर इसको एक इक्विवेलेंट, हम इसको एक स्प्रिंग मान लें जिसका क्या स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो बेटा K हो, और इस पर भी एक्सटर्नल फोर्स हम F ही लगाएं, तो फोर्स जो डेवलप किया है सब में कितना डेवलप किया है फोर्स, यही F के बराबर फोर्स डेवलप किया है, और यही F इसके ऊपर में लगा रहे हैं, तो F बराबर यहां पर में क्या लिख देंगे K इंटू एक्स, है ना, सेकेंड स्प्रिंग के लिए। और इस सिस्टम के लिए तीन तीन स्प्रिंग जो हम जोड़े हैं उसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखो यहां से F बराबर क्या लिखेंगे, या फिर इस ढंग से देखो, F बराबर हो जाएगा हमारा, F बराबर होगा K1X1, यानी कि X1 बराबर क्या हो जाएगा F बाई K1, ये इसमें इलोंगेशन हुआ इस स्प्रिंग में। इसी तरीके से X2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा F बाई K2, क्योंकि फोर्स तीनों स्प्रिंग में क्या होगा डेवलप करेगा सेम, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग होता है तो जो इन तीनों में जो फोर्स डेवलप करता है वो क्या होगा, इक्वल होगा, और इलोंगेशन हमारा फिर क्या हो जाएगा X3 बराबर F बाई K3। अब तीनों को जब जोड़ दो X1 प्लस X2 प्लस X3 बराबर क्या हो जाएगा फिर F इंटू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। अब जरा सा इधर आते हैं बेटा, इधर आते हैं, यहाँ X क्या है, इज द सेम इलोंगेशन एज दिस ब्लॉक है, मान लिया कि ब्लॉक इस पर जो फोर्स लगा है ब्लॉक के ऊपर में, तो ये टोटल इलोंगेशन इसका कितना हुआ X, जिसमें X1 इसका, X2 इसका, X3 इसका, उतना ही इलोंगेशन इधर भी किए सिंगल स्प्रिंग के लिए, तो ये F बराबर KX हुआ, तो F बराबर KX हुआ, X1 प्लस X2 प्लस X3 बराबर हमारा क्या होगा X, तो इस केस में X बराबर क्या है F बटा K, और उस केस में X बराबर क्या है तो F इंटू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, यानी कि F खत्म हो गया, यानी 1/K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। दिस इज इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। इसको जरा सा एक बार समराइज कर लेते हैं। When two or more than two springs are connected in such a way that the force developed in the springs are same, then we say that the springs are connected in series। या फिर देख करके ऐसे पकड़िएगा कि सीधा ऐसे कनेक्ट कर दिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, वैसे देख करके पकड़ पाना कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में मुश्किल हो जाता है, तो यही याद रखिएगा अगर फोर्स डेवलप्ड तीनों में क्या हो सेम हो, फोर्स जो डेवलप किया है तीनों स्प्रिंग में वो क्या हो सेम हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं उस स्प्रिंग के कनेक्शंस को सीरीज कनेक्शन, ठीक है। और अगर इलोंगेशन तीनों में सेम हो, अगर हम फोर्स लगाएं एक्सटर्नल फोर्स और इलोंगेशन दो या दो से अधिक स्प्रिंग में सेम हो, तो उसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन के केस में जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आता है 1/K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 आता है। लेकिन अगर वही पैरेलल कनेक्शन हो तब क्या हो जाएगा बेटा, आइए देखते हैं पैरेलल कनेक्शन के केस में।
पैरेलल कनेक्शन में देखिए कैसे हो जाएगा। यहाँ से एक स्प्रिंग, यहाँ से दूसरा स्प्रिंग, यहाँ से तीसरा स्प्रिंग हमारा K1, K2 K3, यहाँ हम इसके ऊपर F लगा रहे हैं। तो F बराबर नेट इधर फोर्स कितना लगेगा बेटा, K1x प्लस K2x प्लस K3x बराबर F, यानी कि F बराबर K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू x हो गया यहाँ। यानी कि यहाँ देखो ना K इक्विवेलेंट क्या आ रहा है हमारा, K1 प्लस K2 प्लस, तो पैरेलल कनेक्शन के केस में इक्विवेलेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है K1 प्लस K2 प्लस K3 के बराबर हो जाता है। तो ये दोनों रिजल्ट खाली याद रखिएगा आज के बाद, क्योंकि बहुत सारा अब यहाँ से देखिए ऐसे दिया स्प्रिंग और यहाँ पर में एक ठो दे दिया K4, यहाँ पर में हम लोग F लगा रहे हैं। तो ये तीनों तो क्या है, पैरेलल में है, ये इसके साथ सीरीज में है। तो K इक्विवेलेंट इस पूरे को एक स्प्रिंग अगर मान लें और जिसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो, K हो, तो K बराबर कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो देखिए इसका तो हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3, और ये किस चीज में है बेटा, इसके साथ सीरीज में है, तो प्लस 1/K4 बराबर 1/K। ये हमारा K क्या हो गया, इस पूरे का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। तो इस तरीके से स्प्रिंग कांस्टेंट के केस में इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने का ही सब एक टेक्निक है जो कि हम बता दिया, और इसके अलावा तो और इसमें अब कुछ है नहीं। बाकी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग अगर एक्स लेंथ से इलोंगेट हो या एक्स लेंथ से कंप्रेस हो, पोटेंशियल एनर्जी जो उसमें स्टोर होगा कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर, अभी डिराइव किया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में mgh होता है जब रेफरेंस पोजीशन कहाँ लिए हैं, स्प्रिंग के केस में मीन पोजीशन पर ले लिए हैं, और ये ग्रेविटी अर्थ के केस में, अर्थ और किसी बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी लिए उसके केस में सरफेस पर ही रेफरेंस पोजीशन ले लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो ये सबको याद रखिए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कहाँ चलते हैं बेटा जी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हम लोग क्या क्या आज सीख लिए, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जान गए, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये दोनों निकाले हम। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आया था -12kx², ठीक है। और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आया था, अगर सरफेस से h हाइट पर ले गए तो -mgh आया था। और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही केस में, एक केस में mgh आ रहा है, एक केस में हाफ के x² आ रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंगली सिचुएशंस जो था सब बता दिए। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, ठीक है। चलिए आइए वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम पर डिस्कशन जरा कर लेते हैं।